मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र सरकार किसानों के हित में 2 बड़े सुधार, नया बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम करने जा रही है लागू। कहा, एक भारत पहल के अंतर्गत किसानों के लिए एक AI आधारित प्रणाली की गई है विकसित। तमिलनाडु में मिर्च की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर। मुंडू और सांबा किस्मों की कीमत 13,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 25,000 रुपए से 36,000 रुपए प्रति क्विंटल अधिक। फफूंद रोग के प्रकोप के कारण पैदावार में हुआ भारी नुकसान। राजस्थान के किसान दिलीप सिंह गहलोत को अद्भुत मैग्नेटिक वाटर तकनीक के लिए नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 35 साल की लंबी रिसर्च के बाद मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर किया तैयार, जो बिना बिजली, सोलर पैनल और बिना ईंधन से करता है काम। देश में 1 से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह। पूरे देश में तकरीबन 250 जगहों पर लगाए गए हैं हेल्थ कैंप, जहां लोगों को मुफ्त दिए जा रहे हैं चिकित्सकीय परामर्श और कराए जा रहे हैं ब्लड टेस्ट। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के मसूरी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा कृषि उद्योग को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कई सुधार किए गए हैं। आंकड़े जारी करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए भी कृषि का रोड मैप तैयार करने की बात कही। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश को हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और इसे हॉर्टिकल्चर का हब बनाया जाएगा। दूसरी तरफ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में 2 बड़े सुधार लागू करने जा रही है। इनमें नया बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रही है। एक भारत पहल के अंतर्गत किसानों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक AI आधारित प्रणाली विकसित की गई है। एक सबसे बड़ा काम जो हमने अभी किया उसको और अपडेट कर रहे हैं। एक भारत विस्तार करके AI हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें किसान को एक जगह सारी जानकारी मिल जाए। वो फोन करे और फोन पर ही दूसरी तरफ से आवाज आए और उसको सारी जानकारी, बीज के बारे में, खाद के बारे में, फसल में रोग लग गया तो उसके बारे में, मौसम की जानकारी, योजनाओं की जानकारी, उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी जानकारी। तो वो भी एक बड़ा रिफॉर्म होगा। ऐसे कई रिफॉर्मों पर काम चल रहा है। तमिलनाडु के रामानाथपुरम में मिर्च की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जहां खुले बाजार में मुंडू और सांबा किस्मों की कीमत 20,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो गई है। इस वृद्धि का कारण खेती योग्य भूमि में कमी, कीटों का व्यापक प्रकोप और सूखे की स्थिति है, जबकि किसानों ने तमिलनाडु सरकार से फसल के बढ़ते नुकसान की भरपाई के लिए सूखा राहत की घोषणा करने का आग्रह किया है। मिर्च जिले की सबसे बड़ी बागवानी फसल बनी हुई है। इस वर्ष लगभग 13,500 हेक्टेयर में इसकी खेती की गई है, जो पिछले वर्ष के 15,050 हेक्टेयर की तुलना में 1,500 हेक्टेयर से अधिक की गिरावट है। बागवानी विभाग ने कहा कि ये गिरावट मुख्य रूप से पिछले मौसम में गंभीर फफूंद रोग के प्रकोप के कारण हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पैदावार में भारी नुकसान हुआ और किसानों को खेती का विस्तार करने से हतोत्साहित किया। फसल कटाई का मौसम शुरू हो जाने के साथ ही बाजारों में कम आवक के कारण कीमतें सामान्य स्तर से लगभग दोगुनी हो गई हैं। रामनाथपुरम के एक पारंपरिक मिर्च किसान और निर्यातक ने कहा कि मुंडू मिर्च, जिसकी कीमत आमतौर पर 13,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच होती है, वर्तमान में 25,000 रुपए से 36,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है।
राजस्थान की तपती रेतीली धरती और खारा पानी जो कभी खेती के लिए अभिशाप माना जाता था, आज वहां एक किसान की वैज्ञानिक सोच सोना उगा रही है। जोधपुर के प्रगतिशील किसान दिलीप सिंह गहलोत ने अपनी सूझबूझ से कृषि जगत में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। उनकी इसी उपलब्धि के लिए उन्हें दिल्ली में प्रतिष्ठित नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से नवाजा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने गहलोत को उनके द्वारा विकसित की गई अद्भुत मैग्नेटिक वाटर तकनीक के लिए सम्मानित किया है। पूर्व महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा और IARI के विशेषज्ञों ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। अपनी खेती के साथ साथ मछली पालन कर रहे दिलीप सिंह आज देश के किसानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। बिल्कुल सिंपल यंत्र है। इसके अंदर लाइट, सोलर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल किसी तरह का कोई यूज नहीं होता है और इसको किसान अपने एक खेत से दूसरे खेत में कभी भी उठा के ले जाके शिफ्ट कर सकता है। इस यंत्र का यही फायदा है कि जहाँ सारे पानी है, जो सारे पानी इसमें से पास होता है और वो उधर से एक मुंह से पास होता है, दूसरे मुंह से निकलता है। पानी के अंदर सब ग्रुप में एक बॉन्ड में रहते हैं, उन आयंस को ये फील्ड तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। 15 से 30% तक अलग अलग फसलों का यील्ड बढ़ जाएगा, पैदावार ज्यादा होगी, पौधा स्वस्थ हो जाएगा और जमीन के ऊपर खारापन नहीं आएगा, सार नहीं जमेगी। ये हम किसान को 30,000 से 50,000 के बीच में उसकी जो भी इस पानी की सप्लाई है 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, उसके मॉडल के हिसाब से हम किसान को बना के देते हैं। और पूर्वी चंपारण में कृषि विज्ञान केंद्र पीपरा कोठी स्थित सभागार में रविवार को समेकित कृषि प्रणाली मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। राधा मोहन सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और फसल उत्पादन को साथ अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि DBT प्रणाली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाओं की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका घटी है। उन्होंने प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, मिट्टी की नियमित जांच कराने और जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा महाराणा प्रताप बस स्टैंड अभिव्यक्ति स्थल पर आयोजित जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। ये हाट बाजार प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित हो रहा है। बाजार में स्थानीय किसान जैविक सब्जियां, फल, अनाज, दालें, मसाले, शहद, घी और अन्य उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। इससे किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है और जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। आयोजन से किसानों को बेहतर विपणन मंच मिला है, जबकि उपभोक्ताओं में रसायन मुक्त और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना रहा। प्रशिक्षण में 12 जनपदों के 76 प्रतिभागियों को आधुनिक उत्पादन तकनीक, रोग प्रबंधन, स्पॉन उत्पादन, मूल्यवर्धन और व्यावसायिक संभावनाओं की व्यवहारिक जानकारी दी गई। बैंकिंग विशेषज्ञों ने अनुदान और ऋण प्रक्रिया पर मार्गदर्शन दिया, जबकि सफल उद्यमियों ने अनुभव साझा किए। समापन पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मैनुअल वितरित किए गए। भारत में खेती की विकास को पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मछली पालन जैसे जुड़े हुए क्षेत्रों के बढ़ने से तेजी से मदद मिल रही है। खेती और उससे जुड़े क्षेत्र 3 से 5% CAGR दर से लगातार बढ़े हैं, जबकि पशुधन और मछली पालन सालाना 5 से 6% की दर से तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे गांवों में आय के विविधीकरण को मजबूती मिली है। और साथ में अनुमान है कि 2047 तक ये क्षेत्र शायद 3 गुना बढ़ सकता है, जिससे भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा। भले ही गांवों में आजीविका ज्यादातर खेती पर ही आधारित है, लेकिन जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और साथ में मौसम में बदलाव और आय की अनिश्चितता ने परिवारों को आय के अतिरिक्त स्रोत अपनाने के लिए बढ़ावा दिया है।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए विविधीकरण मौसमी आय में उतार चढ़ाव का प्रबंधन करने और ज्यादा स्थिर कमाई सुनिश्चित करने का एक जरूरी तरीका बन गया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जिसका उत्पादन 9.58 MT से बढ़कर 19.77 MT हो गया है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान होता है और 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। आम बजट 2026-27 में मछली पालन के लिए 2,761 करोड़ और MOA H&D को 16% की बढ़ोतरी के साथ 6,153 करोड़ दिए गए। 16% की बढ़ोतरी, जिसमें क्षेत्र में लगातार निवेश को बढ़ावा मिला। हर साल की तरह इस साल भी देश में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश में तकरीबन 250 जगहों पर हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श और ब्लड टेस्ट मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सुभाष नगर जन औषधि केंद्र से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। आम आदमी को सस्ती, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देश में जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई और इसी कड़ी में देश में 1 से लगाकर 7 तारीख तक जन औषधि दिवस मनाया जाता है। मेरी मौजूदगी इस समय सुभाष नगर में है, जहां पर आप देख रहे हैं कि जन औषधि सप्ताह के मौके पर यहां पर एक पब्लिक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है और आप समझिए इस कैंप में आप CBC और दूसरे ब्लड टेस्टों की यहां पर शुरुआत की गई है। लोग यहां पर तमाम अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे तमाम तरीके के जो रियायती टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये 1/11 सुभाष नगर की जन औषधि केंद्र है। ये दिखाना और इसके बारे में बताना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया की पहली PPP मॉडल पर आधारित जन औषधि केंद्र है। यहाँ पर जब से ये जन औषधि केंद्र खुला है, लोगों को सस्ती, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल रही हैं। मेरे साथ कुलभूषण जी हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिरकार जन औषधि का सपना कितना साकार हो पाया है। कुलभूषण जी, भारत सरकार की एक बड़ी पहल, बड़ी मुहिम कितना सफल हो पाए हैं, कितना साकार हो पाए हैं? भाई, हम जितना भी जो हम लोगों को दिया गया ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, हम उसको अचीव करते हैं। बाद बाकी का हम देखते हैं कि हमारे अभी तक 18,500 से ज़्यादा स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। हमारे पर डे 12 लाख से लोग ज़्यादा हमारे जन औषधि केंद्रों पे आके अपनी दवाइयाँ लेते हैं और उनको पैसों की भी बचत होती है और दवाइयों की जो है उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ सस्ते दामों पे मिल जाती हैं। शैलेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं लोगों की सेवा करके? क्योंकि एक तरह से सेवा भाव ही है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2015 में जब हम लोगों ने ये एक जो अपना हमारा पहला सेंटर था ये जन औषधि का, तो इसमें मोदी जी का जो सपना था कि जो बिल्कुल एकदम समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको जो है पूरी तरह से हेल्थ और मेडिसिन पहुंच जाए। साफ तौर पर आप देखिए कि इन केंद्रों पर लोगों को मिल रही है सस्ती दवाई, यही है आज की सच्चाई। और लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर का कंसल्टेशन मिल रहा है, उनके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और साथ ही सस्ती दवाइयाँ भी मिल रही हैं, जिससे वो तमाम तरीके की जटिल बीमारियों से निजात पा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। और राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे राष्ट्रीय हस्तशिल्प महोत्सव ग्रैंड एक्सपो 2026 में देश भर के कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। विकसित भारत मिशन के तहत आयोजित इस महोत्सव में इस बार होली की खास तैयारी भी देखने को मिल रही है। हस्तशिल्प और MSME उत्पादों के साथ साथ यहाँ रंग और गुलाल की भी खूब बिक्री हो रही है। क्या है खास, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में कनॉट प्लेस के मध्य स्थित ग्रैंड एक्सपो 2026 में इन दिनों सिर्फ दस्तकारी ही नहीं बल्कि होली के रंग भी बिखरे नजर आ रहे हैं। स्टॉलों पर सजे हर्बल गुलाल और प्राकृतिक रंग लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि इस बार इको फ्रेंडली और हर्बल रंगों की मांग ज्यादा है। ये रंग त्वचा के लिए सुरक्षित हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ऑर्गेनिक गुलाल है, सब्जियों से बना हुआ। जैसे कि ये सर किन्नू से बना हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, किन्नू के जो छिलके होते हैं उनका पेस्ट बना के ये हमने गुलाल तैयार करा है, ऑरेंज कलर। ये हमारा चुकंदर से बना हुआ है और ये हमारा कच्ची हल्दी से बना हुआ है।
और ये हमारा पालक के पेस्ट से बना हुआ है। सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि ये कोई हार्म नहीं करता, और दूसरा मुंह में चला जाए या आँख में चला जाए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और पानी भी इसमें यूज़ नहीं होता ज़्यादा। जैसे अगर आपके लग भी गया है तो बस हल्का सा झाड़ा, कपड़े से पोंछा और साफ़ हो गया। इको फ्रेंडली है। ये गुलाल है, ये हल्दी से बने हैं दोनों, इसमें चंदन का है और ये गुलाब का है। ये प्योर तरीके से हर्बल है, जिसे लगाने से किसी तरीके कोई नुकसानदायक नहीं होगा। हमने जो यहाँ पे बनाए ये प्राकृतिक रूप के गुलाल हैं, प्रकृति द्वारा बने हुए हैं, इसमें कोई भी रसायन नहीं है, और जो चीज़ हम खा सकते हैं ये गुलाल उन चीज़ों से बने हुए हैं। जैसे कि इसकी जो मैट्रिक्स है दैट इज़ ए फूड मैट्रिक्स। हम सब जानते हैं कि मक्का हमारे भारत देश का एक मुख्य खेती का उत्पाद है, और इसमें से जो स्टार्च निकाला गया है ये मक्का द्वारा स्टार्च निकाला गया है, और इवन इसको अगर हमारे मुंह में ये गलती से चला भी जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सब ईडेबल ग्रेड्स के हैं, और इसमें जो कलर है, ये जो हमारा येलो कलर है ये गेंदे के फ्लावर से मिला है, ये जो हमारा ऑरेंज कलर है ये टेसू के फ्लावर से मिला है। ग्रैंड एक्सपो 2026 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की लोकल टू ग्लोबल पहल के तहत आयोजित किया गया है, जहां देश भर के कारीगर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राहकों का भी कहना है कि इको फ्रेंडली होली सेफ होली है। ये गुलाल ऐसे हैं जो हमारे बॉडी को बिल्कुल रेसेस नहीं करते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से बने हैं, तो हमें चाइना का माल त्याग करके अपने हिंदुस्तान में बने हुए इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। जो गुलाल है ये केमिकल फ्री है, साथ ही साथ ये हम इसमें अगर हमारे माउथ में चला भी गया तो ये हमें नुकसान नहीं करता है, और रेसेस भी नहीं आएंगे, और साथ ही साथ ईचिंग जो हो जाती है वो भी नहीं होएगा इन गुलालों से। बहुत अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। वी अबाउट कलर्स फॉर अ चाइल्ड, स्पेशली ये ऑर्गेनिक कलर्स यूज कर रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए होली पे इट्स रियली गुड कि ऐसे कलर्स यूज करो, स्किन भी ठीक रहता है, कोई केमिकल्स नहीं यूज किए हुए। मुझे बहुत अच्छी पिचकारी लगी, थैंक यू। कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। होली से पहले ऐसे आयोजनों से कारीगरों को बेहतर बाजार मिल रहा है, और ग्राहकों को भी एक ही जगह पर पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रैंड एक्सपो 2026 में जहां एक ओर देश भर की हस्तकलाएं सजी हैं, वहीं होली के रंगों की बहार भी देखने को मिल रही है। हर्बल गुलाल ग्राहकों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं ये कारीगरों को आमदनी का जरिया भी दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेश डिक्की के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, द ग्रैंड एक्सपो, कनॉट प्लेस, दिल्ली। और वृंदावन की तर्ज पर अब गुरुग्राम भी भक्ति और उल्लास के रंग में रंग गया है। इस्कॉन के तत्वाधान में आयोजित फूलों की होली ने श्रद्धालुओं को राधा कृष्ण की भक्ति में सराबोर कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब फूलों की होली का शानदार नजारा सिर्फ वृंदावन ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी देखा जा सकता है। तालियां बजाते लोग, हरे रामा हरे कृष्णा जैसे पारंपरिक संगीत की धुन, नीले और दूधिया रोशनी में सराबोर ऑडियंस। ये नजारा है गुरुग्राम का, जहां इस्कॉन बेंगलुरु के चंद्रोदय मंदिर के सौजन्य से फूलों की होली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राधा और कृष्णा की पालकी उत्सव का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र रहा। सब है जो एक खुशी का माहौल है, ये हमेशा भगवान के साथ हमको मनाना चाहिए। यदि हम श्रीमद् भागवत पुराण में देखें, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे, उससे पहले भगवान राम इस धरा पर थे, तो जो अयोध्या वासी हैं, जो वृंदावन वासी हैं, वो भगवान के साथ में सारे उत्सव मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। और भगवान के साथ में उत्सव मनाने से आपका जो आनंद है, उसकी जो वृद्धि है, वो 100 गुना अधिक होती है। हम आज भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य को, गौर पूर्णिमा को, फूलों की होली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने राधा और कृष्णा की पालकी उत्सव में जहां हिस्सा लिया, वहीं जमकर फूलों की होली भी खेली। फूलों की होली भगवान जी के लिए बहुत प्रिय है और हम सभी भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। आज हम सभी इसमें भाग लिया है और हमें भगवान के साथ होली खेलनी है। फूलों की होली, होली हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है। रंगों की होली का भी महत्व है, फूलों की होली का भी उतना ही महत्व है। फूलों की होली से सभी आनंदित होते हैं, सभी एकत्रित होते हैं। फूलों की होली हमारे को बहुत अच्छा लगता है। एक तो इसमें गंध दिखाना कुछ नहीं है, सुंदर ढंग से साफ सुथरा, और फिर भगवान के साथ तो वार्तालाप, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। फूलों की होली ये हमारे लिए एक मौका है भगवान के साथ होली खेलने का और सारे डिवोटीज को एक साथ जोड़ने का, कीर्तन करने का, भगवान का नाम लेने का।
इस अनुपम महोत्सव में वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से ठाकुर राधा कृष्ण की विग्रह को लाया गया। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर से आए हजारों भक्तों ने प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर में संकीर्तन, पुष्पाभिषेक और झूलन उत्सव की भी धूम रही। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों के समूह के द्वारा संकीर्तन और भजन से की गई। इसके बाद प्रसिद्ध भजन गायकों ने मधुर भजनों से भक्तों के बीच भक्ति रस का संचार किया। कलाकारों ने ब्रज और होली के गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये फूलों की होली सिर्फ और सिर्फ वृंदावन मथुरा के लोगों को ही नसीब होता है, लेकिन यहाँ गुड़गांव में भी जो इस्कॉन, चंद्रोदय, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, इन तमाम लोगों के कोलैबोरेशन में एक ऐसी फूलों की रंगों की कोशिश की गई है जो कहीं ना कहीं भक्त के साथ भगवान का सीधा नाता रिश्ता स्थापित कर रहा है। कैमरामैन जगमोहन के साथ गुड़गांव से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र इलाके में मटर की फलियों की तुड़ाई जारी रखें, लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई करें और नियमित अंतराल पर सिंचाई देते रहें। यहीं टमाटर और शिमला मिर्च की बुवाई का कार्य पूरा करें। साथ ही गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई जरूरी करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाके में मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, ब्रोकली और सलाद पत्ता में समसामयिक कार्य करें। मटर की फसल को सहारा दें और हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में वायु संचार बनाए रखें। यहीं गोभी वर्गीय फसलों में पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए जरूरी दवा का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी उप समशीतोष्ण नम इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई जारी रखें। शिमला मिर्च की पौध की रोपाई कर तुरंत सिंचाई करें। इसके अलावा यहां लहसुन में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और प्याज में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं चारा मक्का की बुवाई करें। इसके साथ ही तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। फ्रेंच बीन्स की बुवाई भी जारी रखें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गेहूं की बालियां निकलने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। झंगोरा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। फ्रेंच बीन्स और भिंडी की सीधी बुवाई करें। लहसुन में निराई करें और आलू की बुवाई का कार्य पूरा करें। उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, जौ, सरसों और चना में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और तैयार टमाटर की तुड़ाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये भारत का उनका पहला आधिकारिक दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से फोन पर बातचीत की और खाड़ी देश पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस कठिन समय में यूएई के साथ भारत की एकजुटता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में रह रहे बड़े भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए वहां के नेतृत्व का आभार भी जताया। पीएम मोदी ने कहा, हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चाहे अपना बचाव करें, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की जनता की नजरों में वे दोषी हैं और उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2014 से फरार चल रहे एक नेपाली नागरिक को नकली भारतीय मुद्रा मामले में गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा कि नेपाल के 12 जिले के आरोपी नूर मोहम्मद को बिहार के समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। तो किसान समाचार में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरत झलकियां, जहां रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल लहलहा रहे हैं। आप लीजिए इनका आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।